सभी शिक्षक साथियों का मेरा नमस्कार। आज हम परीक्षा परिणाम सत्र 2022-23 के बारे में आपके बीच में एक वीडियो लेकर के हाजिर हैं। तो जो होलिस्टिक कार्ड चेकलिस्ट वार्षिक आकलन अभिलेख में जो कुछ समस्याएं आ रही हैं उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ कमेंट्स वगैरह आए थे, तो उन्हीं के समाधान के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें क्या है कि परीक्षा परिणाम जो हमारा सत्र है उसमें सभी क्लासेस का इस बार अलग अलग तरीकों में बांट दिया। जैसे अपने शिविरा पंचांग था उसके आधार पे भी कुछ में भी कुछ थोड़े चेंज करके, जैसे क्लास 6 और 7 का होलिस्टिक कार्ड अलग तरीके से, और जो अपना 3 और 4 है उसका आगे 3, 4 और 6, 7 इनका तो आगे से आएगा। RKSMB वाला उसके भी हो सकता है। और 3 को भी अभी कक्षा जो 3 है उसका भी फिक्स नहीं है कि RKSMB से आएगा या फिर अलग से आएगा, क्योंकि दोनों में सामंजस्य अभी चल नहीं रहा। RKSMB वाले आगे से भी आ सकता है, लेकिन उनमें RKSMB होता है तो वहाँ से उनकी इतनी दिक्कत नहीं है। अब बचते हैं क्लास फर्स्ट और सेकंड। क्लास फर्स्ट और सेकंड की परीक्षा परिणाम जो कैसे तैयार करना है। जो हमारी क्लास फर्स्ट है, क्लास सेकंड है, उनका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है, परीक्षा का जो परिणाम है, जो हमें 2 मई को जारी करना है, उसी दिन हमारी जो PTM है उसको भी लेना है। अभिभावकों के साथ RKSMB की जो 3.0 जो तीसरी मीटिंग है उसी को लेना है। तो वो कैसे बनानी है, वो जो परीक्षा परिणाम जो तैयार करना है, परीक्षा परिणाम से पहले होलिस्टिक जो कार्ड रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करना है, उससे पहले यदि जो आपकी चेकलिस्ट है और जो वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका है ना, उसका संधारण आपको कैसे करना है, इससे रिलेटेड जानकारी लेकर के मैं आप सभी के बीच आया हूँ। तो हमारी जो परीक्षा परिणाम अभी हम जो जारी करेंगे, इसमें जो पुराने शिक्षक हैं काफ़ी, उन्हें कोई इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी परीक्षा परिणाम बनाए हैं, होलिस्टिक कार्ड बनाए हैं, चेकलिस्ट वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका वो बना रहे हैं रेगुलर रूप से, तो उन्हें समस्या नहीं आ रही है। समस्या आ रही है जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं या फिर जिनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके समस्याएँ आ रही हैं। और समस्याएँ ऐसी हैं कि वो मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से रिजल्ट तैयार करें, कैसे चेकलिस्ट बनानी है, कैसे वार्षिक अभिलेख पंजिका का संधारण करना है, कैसे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। तो इसी से संबंधित वीडियो में चलिए आज हम चलते हैं और चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक पे। अब मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो आपकी जो आकलन सूचक अंकन पुस्तिका जो चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट के बारे में। चेकलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं आकलन सूचक पंजक जो अंकन पुस्तिका। ये कक्षा 1 से 5 तक होती है। ये हिंदी, अंग्रेजी और जो गणित अपनी सभी विषयों की होती है, लेकिन इसमें मैं आपके सामने, क्योंकि देखो एक आपके सामने बता देंगे कैसे किस तरीके से होती है, तो उसके अलावा आप बाकी को भी आप उसी तरीके से बना सकते हो। ये चेकलिस्ट है, तो ये हिंदी की मैं आपके सभी के बीच में लेकर के आया हूँ। हालांकि और भी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश की है, मैथ्स की है, वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, उस पर आप जाकर के वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप मार्केट से भी इनको लेके आ सकते हैं। आई थिंक आपने पहले आपके पास होंगी, अगर नहीं है तो इसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप मार्केट से भी लेके आ सकते हो। चलिए हम चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। चेकलिस्ट में आपका शुरुआत का फेज इस तरीके का है कि ये जो अपनी पूरी जो बच्चे की जो है प्रोसेस, उसको जो अधिगम की प्रतिफल है उसके किस प्रकार से रिजल्ट आने चाहिए उससे संबंधित है, लेकिन इससे हमारा कोई मुद्दा नहीं। अब ये मैं बात करता हूँ कि कुछ प्रविष्टियों के कुछ निर्देश है, शुरुआत में आपको दिए मिलेंगे प्रविष्टियों के कुछ निर्देश। इन प्रविष्टियों के निर्देश में आपको प्रारूप फर्स्ट, प्रारूप सेकंड और प्रारूप थर्ड, इनके बारे में आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो प्रारूप के अकॉर्डिंग, हालांकि प्रारूप आपको जो आगे जब आप चेकलिस्ट आगे से आगे भरोगे तो उसमें प्रारूप फर्स्ट, प्रारूप सेकंड, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, उनके बारे में आएगा। आवर्ती कौन सी है वो भी सब ये सब बता देंगे। ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं पहले, इन निर्देशों के माध्यम से आप भर सकते हैं योगात्मक आकलन का कैसे है, फिर ग्रेड लिखने का आधार कैसा है। लेकिन अभी निर्देशों को पढ़ाने की बजाय मैं अभी आपको बताता हूँ, ये आपका चेकलिस्ट यहाँ से भरनी आपको शुरू करनी है। सबसे पहले इसमें है कि जो आपकी कक्षाएं हैं, नामांकित कक्षा कौन सी है, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 सभी कक्षाओं की भरनी है आपको। हालांकि अभी तो आप 1 और 2 की भर के रखिए, 3, 4, 5 की भी भरनी है, लेकिन अब की बार RKSMB से होने से कारण, तो RKSMB की अगर वहाँ से उनकी रिपोर्ट कार्ड वगैरह आ जाती है तो यहाँ वाली इसकी इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भी अगर संधारण करना होगा तो और आदेश आ जाएंगे, उसके आधार पर अगले वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी आप 1 और 2 की तो आपको भरनी कंपलसरी है। अब देखिए इनमें विद्यार्थियों के रोल नंबर का टर्म वार, कि टर्म फर्स्ट जब शुरुआत में प्रारंभिक स्थिति कैसी रही, जब विद्यार्थी स्कूल में आए तब उनकी कैसी थी। टर्म सेकंड, ये जो मतलब प्रारंभ की स्थिति कैसे, कि जब आप मतलब जो SA1 हो गया उसके बाद कैसी है, SA2, SA3 के बाद, और लास्ट में सत्रांत में कैसी स्थिति रही। इसमें समूह 1 और आपने जब जो अपनी जो डायरी बनाई होगी, जो दैनिक अपनी पाठ्य योजना, उसमें आपने विद्यार्थियों के ग्रुप बनाए होंगे, जो आपने बेसलाइन लिया था, बेसलाइन के आधार पर विद्यार्थियों को समूह 1 और समूह 2 में। एक बात बता दूं, कक्षा 1 का कोई भी समूह 2 नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में बच्चा आया तो उसका आप दूसरा समूह नहीं ले सकते। तो कक्षा 1 में सभी बच्चे समूह 1 में आएंगे, कक्षा 1 के सभी बच्चे एक मतलब समूह नंबर 1 में आएंगे। अब कक्षा 2 में जो बच्चे कक्षा स्तर के हैं वो समूह 1 में आ जाएंगे, और जो बच्चे कक्षा स्तर के नहीं है वो समूह 2 में। ये आपने समूह पहले से बना रखे होंगे, उन्हीं समूह के रोल नंबर जो टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग SA1, SA2, SA3 और सत्रांत एक आपकी किस प्रकार की स्थिति थी, और सत्रांत में चल जाते ऐसे कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, इनकी यहाँ पे आपको उनके रोल नंबर वगैरह फिल करने हैं।
जो अंतिम सत्रांत है इसमें कोशिश ये रहेगी कि लगभग बच्चों को आप कक्षा के स्तर के अनुसार ले आएं, क्योंकि अगर आपने पूरे साल बच्चों को पढ़ाया है तो आप फिर लास्ट में आपका रिजल्ट आ रहा है कि मान लीजिए कक्षा के स्तर के अनुकूल नहीं ला रहे हैं तो फिर आपने किया गया, तो सत्रांत में आप सभी बच्चों को कक्षा के स्तर के अनुकूल आपको लेके आना है। तो यहाँ पर तो आपको वो भरने कि विद्यार्थियों के अनुक्रमांक किस प्रकार है, कौन सा समूह फर्स्ट में, कौन सा समूह सेकंड में। या आप एक बात आपको मैं फिर बता दूं, कक्षा फर्स्ट का कोई भी समूह द्वितीय नहीं होगा, क्योंकि बच्चा अगर शुरुआत में आता है और अगर उसके बावजूद आप उसको 2 नंबर समूह में कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको पढ़ा नहीं रहे हो। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारे सामने उसके बाद टर्मवार, सतत और वार्षिक। देखिए मैं एक कक्षा का बता दूंगा, उसी प्रकार से अलग अलग कक्षाओं का भरना है आपको। इनमें इस यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखे हुए हैं, ये आपके रोल नंबर है 1 2 3 4 5, और रोल नंबर के साथ साथ आपको टॉप टू बॉटम एक कॉलम और मिलेगा आवृत्ति वाला। आवृत्ति का मिल सकता है फर्स्ट सेकंड, जैसे आपकी मतलब आप एक महीने में पाठ योजना बनाते हो तो 2 पाठ योजना बनाते हो, शुरुआती 15 दिन की एक और अंतिम 15 दिन की एक, इस प्रकार से बनाते हो। तो वो आपकी टर्म फर्स्ट की मतलब आपको मतलब जो आवृत्ति प्रथम जो शुरुआती 15 दिन की उसमें आपकी स्थिति कैसी रही, और जो अंतिम 15 दिन की उसमें आपकी स्थिति कैसी रही। एक बात बता दूं, अगर शुरुआती 15 दिन में किसी बच्चे की आपने सपोज कर कीजिए बी ग्रेड दे दी, तो आप उसके बाद अगले 15 दिन में उसकी बी से सी ग्रेड नहीं आ सकती, हाँ बी रह सकती है, ये उससे ऊपर जा सकती है, ग्रेड कभी भी नीचे नहीं आएगी। क्योंकि बच्चे का अगर अधिगम स्तर आपने उसका उठा दिया उसके बाद नीचे आ रहा है तो उसमें शिक्षक डिफॉल्ट होगा, है ना। तो उसके खिलाफ आपके खिलाफ नोटिस आ सकता है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें ग्रेडिंग भरते समय। हालांकि आपके पास पूरे जो आपके आंकड़े हैं वो आपके पास सभी मौजूद हैं, आपने SA1 SA2 SA3 वगैरह लिए हैं, इनके जो मिड लाइन वगैरह कराएं, बेस लाइन वगैरह कराएं, सब करवाएं, उनके आधार पर आप आंकड़े आपके पास पर्याप्त हैं, उनके आधार पर आप बच्चों को भर सकते हैं। इसमें जो जो जानकारी दी है उसके आधार पर भरना है। जैसे मान लीजिए पहला है सरल बाल कविता और कहानियों को सुनकर समझना और आनंद प्राप्त करना। इसमें कोई बालक रोल नंबर 1 है, वो मान लीजिए कि जो कहानियां वगैरह हैं, मैं 1 2 का आपको समझा देता हूं ताकि आपको भरना किस प्रकार से, उस तरीके से फिर आप बाकी पूरी भर सकते हो चेकलिस्ट। ओके, क्योंकि पूरी अगर भर के बताएंगे ना तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। तो सरल जो आपकी बाल कविता है कहानियों का, मान लीजिए रोल नंबर 1 है, वो सरल कहानियों को आराम से बोल लेता है तो A ग्रेड का, तो उसको A ग्रेड दे सकते हैं। रोल नंबर 2 है, वो भी आराम से बोल सकता है, उसको A ग्रेड दे सकते हैं। अब रोल नंबर 3 है, वो सही तरीके से नहीं बोल सकता, यानी एक बच्चा A ग्रेड किसके लिए, जो बच्चा, बस सी से बताता हूँ मैं, सी बच्चा है, एक C ग्रेड वाला बच्चा ऐसा है कि टीचर ने उसको बताया, शिक्षक ने बताया, बताने के बाद यदि बच्चा नहीं भर पा रहा है, टीचर ने उसको बताया, बताने के बाद ये जो बच्चा है वो उसको काम को नहीं कर पा रहा है, उसमें थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहा है, तो उसकी ग्रेड होगी C, उसकी ग्रेड होगी C। उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर की, शिक्षक ने उसकी सहायता की, सहायता करने के बाद बच्चा काम अपना कर लेता है, उसकी ग्रेड होगी B। और जो बच्चा बिना शिक्षक की सहायता से करता है उसकी A ग्रेड। तो A ग्रेड शिक्षक की बिना किसी सहायता से बच्चा स्वयं अपना काम करे, A ग्रेड मिलेगी। यदि शिक्षक उसकी सहायता कर रहा है और सहायता करने के माध्यम से बच्चा काम कर रहा है, उसकी B ग्रेड। और C ग्रेड में वो बच्चे आएंगे कि शिक्षक ने सहायता की, बच्चों को बताया, उसके बावजूद बच्चे का सुधार नहीं हुआ, उसमें बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो वो C ग्रेड के बच्चे होंगे। अब मान लीजिए रोल नंबर 3 है, उसको दिक्कत आ रही है कि शिक्षक ने बताया लेकिन बताने के बाद बच्चा करने लग गया, तो उसको अब B ग्रेड दे दीजिए। अब कोई ऐसा बच्चा है जिसको मान लीजिए किसी शिक्षक ने बताया लेकिन बताने के बाद नहीं कर रहा, तो उसको आप C ग्रेड दे सकते हो। इसी प्रकार से अब नीचे है कि सुने हुए वाक्य, कविता, कहानियों को दोहरा पाना। अब मान लीजिए जो रोल नंबर 1 है वो उनका पाठ तो सही से पढ़ सकता है लेकिन वो दोहरा नहीं सकता, तो इसको आप B दे सकते हो कि शिक्षक को बताने के बाद दे सकता है। यानी इस तरीके से इनमें ग्रेडिंग भरनी है। जितने भी रोल नंबर है आपके 1 से लेकर यहाँ तक 25 तक, अगर नहीं है तो आप उसके इसके अलावा एक्स्ट्रा है तो आप इसका एक और प्रिंट निकाल के साथ उसके ऐड कर सकते हैं। देखिए नई डायरी लाने से अच्छा एक और प्रिंट निकाल के इसके साथ एक पेज और संलग्न कर दीजिएगा, है ना। तो ऐसे इस तरीके से एक क्लास का पूरा आपका बन जाए। आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनका ये आपका जैसे टर्म फर्स्ट का हो गया। अब चलते हैं हम आगे टर्म सेकंड पे। टर्म सेकंड में भी वही है, उसी तरीके की कि जैसे सुनी हुई सरल कविताओं कहानियों को स्पष्ट करना। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आपने टर्म फर्स्ट करवाई थी उसमें कोई एक्टिविटी आपने करवा ली, वो एक्टिविटी उस एक्टिविटी मान लीजिए आपने किसी बच्चे की B ग्रेड दे दी। जब आपने टर्म फर्स्ट की एक्टिविटी कराई उसमें आपने किसी बच्चे की B ग्रेड दे दी, तो जब आप टर्म सेकंड करवा रहे हो और वही एक्टिविटी करवा रहे हो तो उस बच्चे की आप B से नीचे ग्रेड नहीं दे सकते। आप B दे सकते हो कि उसमें B ग्रेड में था बच्चा, लेकिन B से नीचे ग्रेड नहीं दे सकते। इस बात का ध्यान रखना, है ना। और फिर आवृत्ति कैसे, शुरुआती 15 दिन में कि जो कई डायरी हैं उनमें आपको एक ही कॉलम मिलेगा, कई डायरी हैं उनमें आवृत्ति का कॉलम मिलेगा, आवृत्ति फर्स्ट और सेकंड, इस तरीके के 2 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें आपको आवृत्ति फर्स्ट में शुरुआती 15 दिनों में बच्चे की स्थिति कैसी थी और अगले 15 दिन में बच्चे की स्थिति कैसी रही। अगर बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप उसको वैसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी ग्रेड मान लीजिए B दी है, B से आप C पे नहीं जा सकते कि बच्चा टर्म फर्स्ट में जो आवृत्ति प्रथम है शुरुआती 15 दिनों में B ग्रेड में था, उसके बाद वो C ग्रेड में नहीं जा सकते। अगर C ग्रेड में गया तो शिक्षक पर कार्रवाई हो सकती है।
यानी इनमें भी वही एक ग्रेडिंग सिस्टम वाला भरना है कि कौन सी ग्रेड है। शिक्षक के अनुसार कार्य करेगा, शिक्षक के बताए बिना काम करेगा ए ग्रेड, शिक्षक बताने के का जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा बी ग्रेड, और शिक्षक के बताने के बावजूद दिक्कत महसूस करेगा सी ग्रेड। ये ऐसा है। उसके बाद अगला ये आपके सामने मतलब जो टर्म थर्ड अपनी SA1 SA2 SA3 के आधार पर भी आप कर सकते हैं, और जो अपनी जो आपकी जो दैनिक पाठ्य योजना वाला डायरी है उसमें टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड उनके आधार पर आप बच्चों का आकलन वगैरह कर सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। अब ये इसके बाद ये प्रारूप फर्स्ट, ये टर्मवार योगात्मक आकलन। इसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म कैसे, SA1 SA2 SA3, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का मतलब SA1 SA2 SA3 इस तरीके से। अब ये बच्चा की सरल बाल कविता कहानी गीत को सुनकर समझ पाने में, मान लीजिए SA1 में ये एक रोल नंबर था, ये B ग्रेड में था, तो SA2 में B से नीचे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि B से नीचे गया तो इसका मतलब है कि शिक्षक ने कुछ नहीं करवाया, तो फिर इसकी या तो आप B रख सकते हो या B से ऊपर इसको उठा सकते हो, A ग्रेड कर सकते हो। क्लियर। ऐसे ही टर्म थर्ड में, यानी इस तरीके से बच्चे की आपको टर्म्स इसके भरनी है। ऐसे ही बाल कविता कहानी गीतों को समग्र, यही सेम लैंग्वेज आपकी, मतलब कुछ भाषाओं का अंतर मिलेगा आपको, अंग्रेजी और जो आपकी गणित है उनकी भी वही मिलेगा, बस उसमें आपको थोड़ा, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी, इसमें हिंदी की जानकारी ली गई है, इंग्लिश में है तो उसमें इंग्लिश की, और गणित में उसमें गणित की जानकारी ली गई। मेरे पास हिंदी की है, मतलब मैं जो ये PDF में, तो हिंदी की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया टर्मवार योगात्मक आकलन। ये इसमें आप मतलब जिस प्रकार से सारी डिटेल दी हुई है वो सारी आप भर सकते हो। बच्चे की सृजनात्मक अभिव्यक्ति कैसी है, मतलब वही ग्रेडिंग सिस्टम वाला सारा इसमें चलेगा। उसके बाद अगले में क्या करना है, ये टर्मवार सतत और रचनात्मक जो मूल्यांकन है, ये देखिए अब कक्षा सेकंड का शुरू हो गया, कक्षा फर्स्ट का था अब कक्षा सेकंड का, उसी पैटर्न पे वही सेम काम करना है कि कैसे ग्रेडिंग देनी है A B C, और वही सेम पैटर्न आगे चलता है। कक्षा 2 का आएगा, फिर कक्षा 3 का, 4 का, 5 का, लेकिन अभी आपको कक्षा फर्स्ट और सेकंड 2 का ही भर के रखना है। हालांकि 3 4 5 का भी तैयार कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सरकार के आदेश तो आगे पीछे होते रहते हैं, तो आप भर लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। तो जैसे ऐसे ये क्लास सेकंड का आ गया, ऐसे ही क्लास थर्ड का आएगा, क्लास फोर्थ का, क्लास फिफ्थ का आएगा। तो ये आपकी चेकलिस्ट संधारण थी। चेकलिस्ट संधारण में आई थिंक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका। वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, ये हर एक बच्चे की इसमें अलग अलग पूरी एंट्री रहती है कि आपके पास टोटल कितने बच्चे 1 से 5 तक की क्लास में, उनकी सारी डिटेल आपके पास रहती है। वार्षिक आकलन शुरुआती इस पेज पे आपको 17 आपका कौन सा है, जैसे अभी वर्तमान में 2022-23 चल रहा है तो आप इसको 22-23 भर सकते हो, ठीक है। और फिर विद्यालय का नाम आपके जो भी है, जो भी UPS सब जो PS जो भी है, उसके बाद आपके विद्यालय का UDAIS कोड है 081 समथिंग जो ऐसे होता है। फिर आपका जिला कौन सा है, आपका ब्लॉक कौन सा है, आपका नोडल विद्यालय कौन सा, आपका PO कौन सा है, इसके बारे में ये आपका शुरुआती जानकारी है। उसके बाद ये कुछ इसके इंस्ट्रक्शन है, जो आदेश पंजिका अभिलेख पंजिका है उसके संबंधित जो प्रविष्टि कुछ निर्देश है, किस प्रकार से आपको इसकी जानकारियाँ भरनी है। इन निर्देश के बाद ये आता है पदस्थापन। इसमें आपके विषय अध्यापक, जैसे मान लीजिए कक्षा 1 में कोई टीचर है, उसका नाम उसी क्रम संख्या 1 होगी, उसका पद कौन सा है, फिर कक्षा 1-2 में उसका सब्जेक्ट क्या है, 3 से 5 में उसका सब्जेक्ट क्या है, और यहाँ पे उसके हस्ताक्षर। अब मान लीजिए कोई एक शिक्षक है, वो 2 कक्षाओं में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो उसी टीचर का नाम दोबारा, और जैसे मान लीजिए उसका पद क्या है, और फिर 1 से 2 में मान लीजिए कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता तो उसको खाली छोड़ दीजिए। और जैसे कोई एक टीचर एक अध्यापक है, मान लीजिए कोई राम नाम का अध्यापक है, और वो कक्षा 1-2 में गणित पढ़ाता है, 3 से 5 में गणित पढ़ाता है, तो उसी गणित होगी। फिर वो कक्षा 3 और 4 में मान लीजिए पर्यावरण पढ़ाता है, तो फिर उसके बाद उसी का नाम दोबारा आएगा, और उसमें पद का जो 1 और 2 का खाली छोड़ देंगे, और 3 4 5 में उसका पर्यावरण विषय लिख देंगे। और किसी विद्यालय में एक ही टीचर है तो उसमें अपना बार बार नाम लिखे, सभी क्लासेज में सारे सब्जेक्ट लिखिएगा, यानी चारों सब्जेक्ट की इसमें जानकारी आपको फिल करनी है। अब चलते हैं पदस्थापन प्रारूप, यानी जो कक्षा स्तर के, इसमें 1 से 5 तक के बच्चों का पूरा लिखना है कि जो नामांकित कक्षा प्रथम पदस्थापन, यानी ये शुरुआत वाला, ये मिड टर्म और ये फिर एंड वाला, तीनों सेशन। शुरुआत में बच्चे साल पूर्व से कहाँ से आपके पास आए, कक्षा के अनुरूप कितने थे, ऐसे हर कक्षा में, कक्षा 2 में कक्षा स्तर से न्यून कितने थे और कक्षा स्तर से अनुरूप कितने थे। अब मान लीजिए आपने जो प्रथम पदस्थापन है उसमें आपने कक्षा 2 के आपके 15 बच्चे कक्षा स्तर से न्यून थे और 20 बच्चे आपके कक्षा स्तर से के समान थे। तो अगले आप जब द्वितीय पदस्थापन पे जाओगे तो आप इस संख्या को 15 से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि 20 बच्चे तो आपके पास पहले से कक्षा स्तर के अनुरूप हैं। आपका काम होगा इन 15 बच्चों को ऊपर लाना। अगर आप ऊपर नहीं ला पाते हो, ये बच्चे उसी स्तर के रहते हैं तो उसी स्तर के रह सकते हैं, लेकिन उससे नीचे स्तर, इन बच्चों में से नीचे स्तर नहीं जाना चाहिए। क्लियर। तो ऐसे ही द्वितीय पदस्थापन का, ऐसे ही तृतीय पदस्थापन का, यहाँ पे हस्ताक्षर जो आपकी संस्था प्रदान किए जाएंगे और यहाँ पे जो आपका जो परीक्षा प्रभारी है मूल्यांकन, उसके आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये नॉर्मल जानकारी है। उसके बाद आगे चलते, अब इसमें भरना क्या, ये आपको 1 से लेकर के 50 तक, 1 से 25 तक इससे मिलेंगी और फिर 25 से लेकर के 26 से लेकर के 50 तक इसमें। एक जो वार्षिक अभिलेख पंजिका है उसमें आपको 50 तक के मिलेंगे। अगर आपके स्कूल में, इनमें आपको बच्चों का SR क्रमांक,
जो SR नंबर है, सीरियल नंबर, वो विद्यार्थी का नाम क्या है, उसके माता पिता संरक्षक का नाम क्या है, उसका जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल भी लिख सकते हो आप, बॉयज़ गर्ल्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कक्षा उसकी कौन सी है और उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसमें आपको ये जानकारी विद्यालय जो विद्यार्थी की जानकारी है वो आपको भरनी है। कहाँ से भरोगे, चाहे आप अपने रजिस्टर से भर सकते हो, चाहे आप अपने SR रजिस्टर से भर सकते हो वहाँ से। उसके बाद इन बच्चों की संख्या, मान लीजिए आपकी एक जो प्राथमिक स्तर है उसमें आपके बच्चों की संख्या 50 से ज़्यादा है, तो 50 बच्चों का इनमें नाम, फिर अगले 50, उसके बाद जो आगे वाली दूसरी डायरी में फिर आगे से मतलब 51 से लेकर शुरू कर दिए। मान लीजिए आपके बच्चे जिस प्रकार से बढ़ते हैं, शुरुआती 50, फिर उसके बाद अगले 50, फिर अगले 50, इस प्रकार से आप अलग अलग डायरी का संधारण कर सकते हैं। तो इनमें आपने बच्चों के SR क्रमांक डिटेल वगैरह भर दी। अब चलते हैं इसमें, ये हर एक बच्चे का अलग अलग है, हर एक बच्चे का भरना है, इसमें हर एक बच्चे की जानकारी आपको फिल करनी है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके सामने मिलेगा कि सतत और व्यापक आकलन अभिलेख कि विद्यार्थी जो आपके क्रमांक, उसके क्रमांक कितने, विद्यार्थी का नाम क्या है, उसकी नामांकित कक्षा कौन सी है, उसकी बेसलाइन में उसकी प्राप्त कैसा, कि हिंदी में उसका स्तर कैसा था, कक्षा के अनुरूप था या नहीं था, गणित में कैसा था और अंग्रेजी में कैसा था, यानी इनमें कक्षा का स्तर कैसा है कि बच्चा कक्षा से न्यून स्तर का है, उच्च स्तर का है या फिर कक्षा के स्तर का है, उनके बारे में। फिर ये जो इसमें दी हुई ना, ये आपके SA1 SA2 SA3 सभी की, देखिए SA1 SA2 SA3 इन सभी के आधार पर आपको पूरी जानकारी इसमें बनी होगी कि सहपाठियों से सहयोग करने का मतलब, अगर कर रहा है बच्चा तो उसको कर सकते हो, टिक कर सकते हो, और नहीं कर पा रहा तो उसको छोड़ सकते हो। इस प्रकार की बच्चे की जो सारी जानकारी है ना, वो आपको यहाँ पे फिल करते चलना है कि बच्चा किस प्रकार का कर रहा है। ये सारी आपको जो कला शिक्षा में बच्चा कैसा है, अभिव्यक्ति कैसी है, उसकी लय में बोल पाने में कैसा है। फिर यहाँ पे जैसे आपका हिंदी से इसके हिंदी सब्जेक्ट में आ गया, उसी प्रकार से SA1 में उसकी रिपोर्ट कैसी रही, SA2 में कैसी रही, SA3 में कैसी रही, SA4 में अगर आप मतलब आपके अगर लिया है आपने कोई और टेस्ट तो लिख सकते हो, बाकी SA1 SA2 SA3 की आपको जानकारी लिखनी है। क्लियर। उसके बाद आगे क्या, आगे इसमें वही बच्चा जैसे मतलब वो हिंदी का हो गया, गणित का हो गया, इंग्लिश का हो गया, पर्यावरण का हो गया, एक बच्चे की पूरी जानकारी इसमें आ गई। पूरी जानकारी के बाद फिर बच्चे का उसकी लंबाई कैसी है, प्रारंभ में कैसी थी और वजन उसका प्रारंभ में कैसा था, वर्तमान में कैसा है, यानी जो सत्रांत कैसा है। या आपने जो आपके बच्चों के जो आपके स्वास्थ्य परीक्षण होता है उसकी फाइल होगी आपके विद्यालय में, उसमें आपको इनकी जानकारियाँ मिल जाएगी कि सत्रांत में बच्चे की लंबाई क्या थी और बाद में बच्चे की लंबाई कैसी हुई, जो सत्रांत जो सत्र जब प्रारंभ हुआ तब बच्चे का वजन क्या था और जब सत्रांत हुआ तब बच्चे का वजन कैसा था। फिर उसके बाद कार्य दिवस कितने रहे, जो अलग अलग मंथ में कि मई में कितने रहे, जून जुलाई अगस्त में कितने कार्य में दिवस रहे, वो आप अपने जो आपकी जो दैनिक उपस्थिति वाला जो है जिसमें अटेंडेंस करते हो बच्चों की, उसके आधार पर अपने कार्य दिवस देख सकते हो। फिर उपस्थिति बच्चों की कितनी रही, उपस्थिति का प्रतिशत आप निकालना है। और फिर जो नियमित जो ठहराव की टिप्पणी आपको कि बच्चे मतलब रेगुलर रूप से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर विद्यार्थी के बारे में जो अभिभावक की टिप्पणी लिखनी है, यहाँ पे जो मतलब सत्र के जो मध्य में जो अभिभावक कैसा उसको महसूस कर रहा है बच्चे का उसकी लिखनी है। और यहाँ पे सत्र के अंत में यहाँ पे हस्ताक्षर विद्यार्थी के होंगे, यहाँ पे हस्ताक्षर अभिभावक के होंगे, यहाँ पर क्लास टीचर के होंगे और समय की टिप्पणी एक क्लास टीचर के माध्यम से लिखी जाएगी। और बच्चे का स्तर कैसा है कि जो आपके कक्षा के अनुरूप है या नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि आपने शुरुआत में यदि बच्चे का कक्षा के स्तर के अनुरूप है और आप एंड में कक्षा से कम कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का कक्ष जो आपका स्तर आपने दिखा दिया उससे नीचे बच्चा नहीं जा सकता, उससे ऊपर भले आ सकता है। और फिर यहाँ पे हस्ताक्षर आपकी संस्था प्रदान के मोहर के साथ हो जाएंगे। ये हर एक बच्चे का आपको भरना है। ये सारा ये टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड का है। ऐसे ही ये एक बच्चे का मैंने आपको बताया, ऐसे ही सभी बच्चों का अलग अलग आपको हो जाएगा। अब तीसरी चलते हैं होलिस्टिक रिपोर्ट, जो समग्र जो अपना प्रकृति जो प्रतिवेदन है, जो एडमिट जो अपना रिपोर्ट कार्ड है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, वो किस प्रकार से तैयार करना है। उसमें देखिए उसमें बच्चों की ये सारी जो जानकारी दी हुई ना, जैसे विद्यालय का नाम क्या है, यूडाइस कोड क्या है, जो NIC कोड क्या है, ये सारे आप विद्यालय की जानकारी आपका या तो आपको पता होंगी। अगर आपके पास नहीं है जानकारी तो आप अपने जो कार्यालय है वहाँ से संपर्क करके आप ले सकते हैं कि आपके विद्यालय का नाम आपको पता होगा, NIC कोड, डाइस कोड, ब्लॉक कौन सा है, जिला कौन सा है, विद्यार्थी का नाम कौन सा है, अलग अलग स्टूडेंट की बनेगी, अलग अलग स्टूडेंट की आपकी ये रिपोर्ट कार्ड बनेगा। फिर चिकित्सा विभाग से जो जानकारियाँ कि बच्चे की दृष्टि, ये जब आपका जब चिकित्सा टेस्ट हुआ था उसमें सारी जानकारी लिखी हुई कि बच्चे किस प्रकार की है वो सारी। फिर बच्चे की जो आप मतलब अध्यापक की किस प्रकार से स्वयं भी, या तो बच्चा खुद भरेगा कि उसकी अभिरुचि कैसी है, या फिर अध्यापक भरेगा कि बच्चे का प्रिय खेल कौन सा है, प्रिय रंग कौन सा है, ये सारी बनी है। यहाँ पे प्रतिवेदन जारी करने की दिनांक, और यहाँ पे अध्ययन है तो आगामी कक्षा उसकी कौन सी है, बच्चा कक्षा स्तर के अनुरूप है या उसके आगामी कक्षा, जब कोई बच्चा पहली क्लास में तो अगली बार दूसरी क्लास में पढ़ेगा। यहाँ पे उसकी नियमितता, ठहराव की टिप्पणी, समय की टिप्पणी, पूरा फीडबैक कि बच्चे पूरे सेशन में नियमित रहा, किस प्रकार से रहा, उसका जो कक्षा स्तर है वो कैसा है। यहाँ पे विद्यार्थी के हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर, कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर और संस्था प्रदान के हस्ताक्षर, ये चारों साइन होंगे और ये पूरा रिपोर्ट कार्ड बच्चे का तैयार आपके सामने हो जाएगा। ऐसा इसकी एक और प्रति आएगी आपके सामने, उसमें आप बच्चे की सारी जानकारियाँ कि SA1 में कैसा रहा, SA3 में कैसा रहा, SA2 में क्या रहा, वही बात कि हिंदी में किस प्रकार से रहा,
जो गणित में किस प्रकार से, पर्यावरण में और अंग्रेजी में किस प्रकार से रहा। जैसे आपने जो वार्षिक अभिलेख पंजिका बनाई थी उसमें बच्चे की जो जानकारी फिल की थी ना, उसी को आप होलिस्टिक कार्ड के माध्यम से भी बता सकते हो। क्लियर। तो ये सारी जानकारियाँ, इसकी होलिस्टिक रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, बच्चे का शिक्षा जो उसकी वार्षिक अभिलेख पंजिका कैसे तैयार करनी है, और चेकलिस्ट किस प्रकार से संधारण करना है, यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आएगी। आई थिंक मैं सारी जानकारी आपको देने में, बहुत सीमित समय में आपको देने में सफल हुआ हूँ। अगर आपको जानकारी में फिर भी कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।